यार बच्चों गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने आपको सरफेस टेंशन के ऊपर एक वीडियो भेजा था। कुछ बच्चों ने बोला था सर उसमें हमें कैपिलरी जो एक्शन है वो समझ नहीं आया है। तो बच्चे जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टाइम है अब बहुत कम रह गया है। आपके होपफुली मार्च अप्रैल में जो है एग्जाम शुरू हो जाते हैं। उसी हिसाब से अभी आपके पास 3 महीने ही बचे हुए हैं, तो उसमें हमने सिलेबस सारा कवर करना है। अभी हमारे हमारा जो है 5th यूनिट चल रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो अब मैं बोर्ड पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल नहीं लिखवाऊंगा, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाता जाऊंगा। और स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट जो है वो शेयर की है आपके साथ व्हाट्सएप पे। उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप वहां से जो है राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पे उसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब सीधा हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, सरफेस टेंशन। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर में हमने कोई लिक्विड डाला हुआ है। अब लिक्विड में क्या है, नंबर ऑफ क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। जो भी लिक्विड है, जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे इसमें। अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल दो तरह के पाए जाएंगे, एक तो जो सरफेस के ऊपर है और एक बल्क में। अब बल्क में जो होगा, सराउंडिंग में डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। सरफेस के ऊपर नीचे तो मॉलिक्यूल है पर ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों का बिहेवियर, जो बल्क में मॉलिक्यूल है और जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, उनके बिहेवियर में फर्क रहेगा। फर्क कैसे रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, इसकी इस जो इसके सराउंडिंग वाली, इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है, इसके साथ भी है। ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है। इक्वल फोर्सेस है, अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट रिजल्ट जीरो आ जाता है। तो इसके सराउंडिंग में हर डायरेक्शन में आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी, बैलेंस फोर्स एक दूसरे को कर देंगी। इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। वेयर जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, जहां पे जो इस तरफ मॉलिक्यूल है, इस तरफ मॉलिक्यूल है, ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, ये कैंसिल हो जाएगी। बट डाउनवर्ड फोर्स जो है, जहां पे फोर्स जो है वो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स जो है सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से लिक्विड की सरफेस जो है वो नीचे की तरफ थोड़ी झुक जाएगी। और लिक्विड की सरफेस कैसे बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी जैसे स्ट्रेचड मेम्ब्रेन होती है, जैसे डोर की खाल होती है, इस तरह से वो बिहेव करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। बेसिकली ये फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक तरह का जो लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर एक टेंशन पड़ रहा है, एक स्ट्रेस पड़ रहा है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से। इस टेंशन को, इस जो स्ट्रेस है सरफेस की, लिक्विड की सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब सीधा आपके सवाल के ऊपर हम आते हैं कि जो कैपिलरी रिएक्शन है वो क्या है। कैपिलरी क्या होती है, एक स्मॉल ट्यूब होती है, जैसे ग्लास की ट्यूब है, और उसका जो डायामीटर होता है बहुत कम होता है, जैसे आपके सर का बाल हो इतना डायामीटर होता है। जब आप कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में रखते हैं, मान लीजिए आपने इसमें रख दिया, ये कैपिलरी ट्यूब है, अब इसमें लिक्विड है मान लीजिए। जब आपने इसको किसी लिक्विड में रखा, अब लिक्विड की सरफेस के ऊपर फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये फोर्स नीचे की ऊपर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, ये लिक्विड को इसकी अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगी। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ऐसे नीचे करके लग रही है, ये लिक्विड को क्या कर रही है, उस कैपिलरी के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही है। इसकी वजह से इस कैपिलरी में लिक्विड जो है वो राइज करना शुरू कर देगा। ये बढ़ता नहीं जाएगा, एक स्टेज आएगी जब जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसका वेट भी नीचे की तरफ पड़ेगा। जैसे ही वेट पड़ेगा नीचे, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगी, एक यहाँ से ऊपर की तरफ। यहाँ पे लिक्विड जो सरफेस है, यहाँ फोर्स दोनों पर डायरेक्शन में लग रही है, इस फोर्स की वजह से लिक्विड इसके अंदर पुश हो रहा है। और जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगी, इस लिक्विड का वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, एक यहाँ से लग रही है और एक ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, उस समय इस कैपिलरी में जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो ये है कैपिलरी एक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लिक्विड यहाँ बढ़ता है, मैं अलग से यहाँ पे बनाता हूँ। ये मान लीजिए कैपिलरी है हमारे पास, तो इस कैपिलरी में लिक्विड राइज कर रहा था, राइज कर रहा था, राइज कर रहा था। जब ये राइज करेगा ऊपर जाके जो है इसका
इस तरह से हो सकता है शेप बन सकती है, या इस तरह से शेप ले सकता है, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं बच्चे। अब ये कनकेव शेप भी हो सकती है, कन्वेक्स भी हो सकती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस लिक्विड में आपने कैपिलरी को रखा हुआ है वो लिक्विड जो है क्या इस जो ग्लास की ट्यूब है इसको वेट करता है या नहीं करता है। अब इसका कंसेप्ट जो है वो आपने देखना है। अब जो लिक्विड जो आपने इसमें डाला हुआ है, मान लीजिए वाटर है, वाटर के मालिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस है, जो सेम मालिक्यूल के बीच में फोर्सेस होती है उनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब ये ग्लास भी जो है ये भी केमिकल है, इस पे भी मालिक्यूल है, ये भी किसी चीज का बना हुआ है। अब ग्लास के जो मालिक्यूल है उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कौन सी है, कोहेसिव फोर्स है। वाटर की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको भी क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। वाटर और जो ग्लास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डिपेंड करेगा कि कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है या एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, जैसे वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब क्या होगा। और अगर एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तब क्या होगा, जी आपने देखा। तो इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, जो आपने ग्लास लिया हुआ जो वाटर लिया उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एडहेसिव है, मैंने बोला आपको। अब जो मरकरी अगर आप लिखते हो लिक्विड, आप मरकरी भी ले सकते हो, तो मरकरी और ग्लास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो भी क्या होगी, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब वाटर और वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स, मरकरी और मरकरी के बीच में कोहेसिव फोर्स, वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स, मरकरी और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स। अगर बच्चे एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो शेप इस तरह से आएगी, और अगर कोहेसिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर है तो जो शेप है वो कन्वेक्स आएगी। लिक्विड जब राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में तो जो मेनिस्कस है वो कनकेव बनेगा या कन्वेक्स बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है या एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। तो वाटर जब आप ग्लास में रखते हो तो वाटर के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव है, और वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव है। तो वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू वाटर के बीच में और ग्लास के बीच में। इसलिए यहाँ पे शेप जो है वो क्या बन रही है, कनकेव बन रही है। तो याद रखना है जब एडहेसिव फोर्सेस, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो अगर स्ट्रॉन्गर होंगी तो शेप बनेगी कनकेव, और अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। अब जो मरकरी आप लेते हो, मरकरी जो है वो ग्लास के साथ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट मरकरी की आपस में जो है वो मेटालिक बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एडहेसिव। तो जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी तब कन्वेक्स शेप लेता है। अब ये क्यों राइज करता है, उसका कारण है सरफेस टेंशन। इसमें राइज क्यों करेगा, वो है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस के ऊपर इनवर्ड पुल लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। इस फोर्स की वजह से जो इसके जो लिक्विड होगा वो ग्लास के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कैपिलरी एक्शन। इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जब कैपिलरी को किसी लिक्विड में हम प्लेस करते हैं, अगर लिक्विड कैपिलरी के अंदर चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। यही जो कंसेप्ट है, लगता है कि इसमें जब आप दिया जलाते हो, आजकल तो दिया वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। पहले जो है मिट्टी का तेल डालते थे एक बॉटल में और उसमें हम जो है रुई की बत्ती डालते थे। अब जो कैरोसिन ऑयल है वो बत्ती में कैसे ऊपर जाता था, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। उसमें भी जो हमारी रुई होती थी वो बेसिकली किसका काम करती थी, कैपिलरी का, और जो कैरोसिन है उसके अंदर ऊपर तक जाता था। इसी तरह से आप जो है सरफेस टेंशन की और भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे आप जो है प्लांट को पानी कहाँ देते हैं, नीचे देते हैं रूट्स में, और उसको ऊपर तक पहुंचता है। जो रूट्स होती हैं वो भी कैपिलरी का काम करती है, और प्लांट में भी जो है सरफेस टेंशन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो पानी ऊपर तक रेज होता है। तो ये कई बार पूछ सकते हैं आपको कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगता है, तो आपने बताना है यहाँ पे सरफेस टेंशन लगता है। फिर उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं वो स्फेरिकल होती है, उनकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो है सरफेस अंदर की तरफ बेंड हो जाती है नीचे की तरफ, तो सरफेस एरिया कम होता है। तो आपने बताना है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड होते हैं वो अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी ज्योमेट्रिकल बॉडी है, ज्योमेट्रिकल शेप है
जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो वो है सफियर। अगर आप सफियर को लेंगे, सफियर के बजाय आप कोई और ज्योमेट्री बनाते हैं, जैसे आप कोन बना लीजिए, सिलेंडर बना लीजिए, उतना ही मटेरियल लेना आपने, तो सफियर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड क्या चाहते हैं, उनका सरफेस एरिया मिनिमम हो, और मिनिमम होने के लिए ही लिक्विड जो है वो कौन सी शेप एक्वायर कर लेते हैं, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये आपने कर लेने हैं जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं। अब नेक्स्ट हम इस पे थोड़ा सा आपको बता दें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, लिक्विड कौन सा लिया आपने, क्योंकि ये कंसेप्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, उतना ही नीचे भी फोर्स ज्यादा लगेगी और उतना ही सरफेस टेंशन हाई होगा। अगर आप पानी लेते हैं और आप लेते हैं हनी, हनी आपने देखा होगा शहद जिसको हम बोलते हैं, तो हनी के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, वो फ्लो तक नहीं कर पाता है। आगे हमने विस्कोसिटी में भी इसका कंसेप्ट लेना है। वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर हनी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वहां आपने देखा वहां पे जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो वहां पे सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वाटर में उतनी ज्यादा हाई नहीं होगी। एक ये आपने लेना है। दूसरा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती है, जिसकी वजह से वो दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। तो जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, इट मींस जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सर्दियां होती है, हम मेट्रो में, बस में या ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ थोड़ा चिपक के बैठ जाते हैं ताकि सर्दी ना लगे, तो बेसिकली हमारी एनर्जी लो हो गई होती है। गर्मियों में हम क्या करते हैं, एक दूसरे चल पीछे हट जा, दूर बैठ जहां से, जहां हम ऐसे एग्जांपल ले लें, आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप इकट्ठे बैठे होंगे 7-8 बंदे, जैसे आग लगेगी आप क्या करेंगे, दूर भागना शुरू कर देंगे वहां से। क्यों? क्योंकि आपको हीट महसूस होगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आप भागना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक आपने जो है फैक्टर पढ़ना है। नेक्स्ट जो है कि अगर हम इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब क्या होता है, तो आपने याद रखना है जो इम्प्योरिटी सरफेस के ऊपर आएगी वो सरफेस टेंशन को कम कर देगी, जो बल्क में जाएगी वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देगी। जैसे सोप होता है या कपड़े धोते हैं, पानी में आप सोप डालते हो ना, तो कपड़े धोने का कंसेप्ट भी जो है सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ है। वहां पे मीजल फॉर्मेशन होती है, जो आप 12th में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे मीजल्स क्या होते हैं। तो सोप जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आके काम करते हैं, तो सोप ऐड करने से वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर आप इसमें अल्कोहल ऐड करते हो, अल्कोहल भी सरफेस पे ऊपर आ जाते हैं, तो अल्कोहल भी जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे, पर उतना ज्यादा नहीं करेंगे जितना सोप करते हैं। पर अगर आप कोई इसमें साल्ट डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वो बल्क में चला जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नीचे चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा। तो जो चीज सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगी, वो जो है हमारे कपड़े वॉश करने में हेल्प करती है। सोप जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये है डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। इसमें एक कंसेप्ट आएगा सरफेस एनर्जी का। तो आपको पता है सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज हो गया है। अगर हमने यूनिट एरिया जो है वो इंक्रीज करना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। बाकी यूनिट आपने उसमें जो वीडियो है उसमें देखे होंगे। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो इसका भी मटेरियल आपको मैंने बोला जैसे कि वेबसाइट से आपने लिख लेना है। आपको मैं समझा देता हूँ व्हाट इज वेपर प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास जो है एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई लिक्विड रखा हुआ है। सपोज कर लीजिए आमतौर पे हम वाटर ले लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आमतौर पे घर पे यूज किया जाता है। तो आपने इसको इसमें कंटेनर में अब इसमें क्या होता है, दो फैक्टर चलते हैं। एक तो सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो, और दूसरा जो है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे लिक्विड की थ्योरी, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में लगातार क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। कोलिजन से क्या होता है,
कुछ मॉलिक्यूल एनर्जी लूज कर देते हैं और कुछ मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर लेते हैं। इलास्टिक इक्वेशन रहते हैं, आपको ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ने को मिलेगा, वो आपने अगर ध्यान से पढ़ी है आया आपको समझ आएगा कि क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं, टोटल एनर्जी जब वो चेंज नहीं होगी, बट जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है वो क्या करेंगे, उनकी टेंडेंसी रहती है एस्केप करने की, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। अब सरफेस से वो किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपर स्टेट में। ये मान लीजिए जो एरो है ये किस क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। शुरू में ऐसा नहीं होगा, जब आपने लिक्विड कंटेनर में डाला होगा तब ऐसा नहीं होगा। जब थोड़ी देर आप रखेंगे, जहां बाहर रख रही है आपने, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, अगर नहीं भी पड़ रही है तब भी ये फिनोमेना चलता है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। जहां तो आप इसको गर्मी देंगे, टेम्परेचर देंगे, आपने इसको चूल्हे पे नहीं चलाना है, ऐसे ऊपर में रख दिया, तो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने की वजह से जो है मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज होती रहती है। जिनकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया कि कमरे में आग लग गई तो आपको क्या मिली, बेसिकली एनर्जी मिली, आपने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही इनको एनर्जी ट्रांसफर, जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो मूव करेगा फास्ट। तो किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि वेपर की एनर्जी, जो गैसीय स्टेट की एनर्जी होती है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट की। तो ये जो फिनोमेना है लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। तो शुरू शुरू में ये रेट जो है इवेपोरेशन का हाई होता जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते जाएंगे। जब ये ऊपर जाएंगे, इसकी सरफेस का हम क्लोज कर देते हैं, इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा देते हैं, नहीं भी लगाए तब भी काम चलेगा। तो शुरू में जो है ये फिनोमेना चल रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। अब ये सारे वेपर किस में है, हम कहेंगे गैसीय स्टेट में है। तो गैसीय स्टेट में भी जो होती है गैसेस थ्योरी होती है, लगती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें भी यही कहा गया है कि गैस के मॉलिक्यूल भी आपस में क्या करते रहते हैं, रैंडमली कोलाइड करते हैं, आपस में करते हैं, और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। जैसे ये विद द वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करेंगे, यहाँ पे कोलाइड करेंगे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इनकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, कंटेनर को वहां फोर्स लग जाएगी, जिसकी वजह से वहां प्रेशर डेवलप होगा, पर इनकी एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये एनर्जी कम होगी ये वापस लौटेंगे। अब नीचे की तरफ जो एरो आ रहे हैं ये वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी लो हो गई है। ऊपर की तरफ कौन से जाएंगे, जिनकी एनर्जी हाई होते जाएगी वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जिनकी एनर्जी लो होगी, क्योंकि ये कोलाइड करते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराएंगे। तो जैसे ही आप टकराते हो किसी चीज के साथ, आपकी एनर्जी भी आपने देखा होगा, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी एनर्जी लूज होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से मॉलिक्यूल भी जब कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी ये नीचे की तरफ लौटेंगे वापस, फिर टकराएंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो शुरू में जो होते हैं वेपर्स ज्यादा बन रहे थे, क्योंकि उस समय मॉलिक्यूल ऊपर तक पहुंचे नहीं थे, वो कोलाइड नहीं कर पाए थे वॉल के साथ, उनकी एनर्जी लूज हो नहीं पाई थी, इसलिए वो वापस नहीं लौट रहे थे। बट धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने वाले भी बढ़ रहे हैं, और एक स्टेज आएगी जब जितने मॉलिक्यूल यहाँ से वेपर बनेंगे, गैसीय स्टेट में जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, स्पीड जो है, रेट का मतलब क्या है, स्पीड। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिस स्पीड से मॉलिक्यूल जितने यहां से बाहर जाएंगे वेपर स्टेट में, उतने ही वापस लौट के आ जाएंगे, तो दैट विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। मान लीजिए शुरू में यहाँ पे पहले 200 मॉलिक्यूल गया, फिर 300 गया, फिर 400 गया, फिर 500 गया, फिर 1000 हो गया, ऊपर से भी लौटना शुरू हो गया। ऊपर से पहले 100 आया, फिर 200 आया, फिर 300, फिर 400, एक स्टेज ऐसे है 500 जहां से ऊपर जा रहे हैं, 500 ही ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जहां पे जो कोलाइड इसके ऊपर मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं,
जो किसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो वेपर जो किसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं, लिक्विड स्टेट में। अब जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं इसके साथ, वो क्या ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं। जब भी किसी चीज के साथ स्ट्राइक लगोगे करोगे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी सरफेस के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। इस फोर्स को पर यूनिट एरिया में जब हम देखते हैं, दैट इज प्रेशर। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये प्रेशर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्यू टू वेपर्स की वजह से, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर एट इक्विलिब्रियम। तो pressure exerted by the vapors at the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure। उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें आपने पढ़ना है फैक्टर कौन कौन से हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अगेन सबसे पहले कंसेप्ट आएगा नेचर ऑफ लिक्विड, आपने लिक्विड कौन सा लिया है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये कंसेप्ट है। जितने लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, वो जल्दी बाहर जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे, उसके नंबर ऑफ वेपर ज्यादा बनेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो उनकी टेंडेंसी है एस्केप करने की वेपर स्टेट में, वो ज्यादा रहेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वो जुड़े रहेंगे। लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में तो फोर्स हम नेग्लिजिबल लेते हैं। तो जितने लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, वो नहीं जाना चाहेंगे गैसेस स्टेट में। जितनी फोर्स वीक होगी, वो आसानी से उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो किसमें चले जाएंगे, वो वेपर स्टेट में। तो लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांगर है तो नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे, और अगर वीकर है तो नंबर ऑफ वेपर ज्यादा बनेंगे। ज्यादा वेपर बनेंगे, लोटेंगे भी ज्यादा है। जब ज्यादा लोटेंगे तो ज्यादा वेपर स्ट्राइक करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो जिन लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होगा, इट मींस उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है। और इनके बीच में इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये याद रखना है। अगर आप हनी और वाटर का ले ले, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा वो हनी के मुकाबले में क्या होगा, हाई होगा। अगर हम पेट्रोल का ले लें या ईथर ले लें, तो ईथर और अल्कोहल ले लें, तो ईथर के बीच में जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ईथर में ऐसा नहीं रहता है। तो ईथर में जो है वेपर प्रेशर जो होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू वाटर। और याद रखिए, जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। जिसका वेपर प्रेशर लो होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि लिक्विड तब बॉइल करता है जब उसका अपना वेपर प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा उसके बराबर होगा। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है ए, उसका अपना वेपर प्रेशर कितना है, 400 mm है। और एक लिक्विड है बी, उसका 600 mm है। और आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये होता है 760 mm। ये आप जानते हैं। अब आपने इसको भी हीट करना है, इसको भी हीट करना है, इस तक पहुंचाना है। किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ये 400 से 760 लाना है, इसको 600 से 760 लाना है। तो हीट किसको ज्यादा करना पड़ेगा, इस वाले को हीट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले 600 पहुंचना है, फिर पहुंचेगा 760। इसको जहां पहुंचने में 160 mm चाहिए, इसको जहां पहुंचने में 360 mm चाहिए। तो इसको ज्यादा तक गर्म करेंगे तब ये पहुंचेगा जहां, इसको कम गर्म करेंगे तब ये पहुंचेगा जहां। तो ये पहले ही इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, पहुंच जाएगा इधर, ये बॉयल करना शुरू कर देगा। ये बाद में बॉयल करना शुरू करेगा। तो थर्मोमीटर में जब आप टेम्परेचर देखेंगे, इसको गर्म किया, ये पहुंच गया जहां, बॉयल करना शुरू कर दिया। पर उस पर ये नहीं बॉयल करेगा, ये बाद में करेगा, ये कहीं और जाके करेगा। तो जितना वेपर प्रेशर लिक्विड का हाई होगा, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रेशर कुकर में लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपने ऊपर से ढक्कन लगाया है, प्रेशर लगाया है। तो ऊपर से पहले हवा का प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू जो प्रेशर कुकर का ढक्कन होगा। अब लिक्विड को बॉयल करने के लिए जो ढक्कन का प्रेशर लग रहा है, उसके बराबर अपना वेपर प्रेशर लाना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तभी कुकिंग जो है फास्ट होती है कुकर में। क्योंकि जब कोई चीज आप पकाते हो तो आप हीट करते हो, उसको बॉयल करते हो। जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो सारी हीट जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है बॉइलिंग में, उस रॉ मटेरियल को नहीं मिलती है। अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई कर देंगे, मान लीजिए आपने पानी लिया
पानी का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 100, और उसमें आपने डाला, चावल डाल दिए उसको बनाने के लिए, या राजमा डाल दिया आपने उसमें बनाने के लिए, तो पानी जो है वो 100 के ऊपर बॉयल करेगा। अब 100 के ऊपर आप जितने भी हीट दोगे वो सारी हीट यूटिलाइज हो जाएगी किसमें, पानी को बॉयल करने के लिए, ना कि राजमा या चावल जो आपने डाले हैं उसको पकाने के लिए। अगर हम कोई चीज ऐसी डाल देते हैं उसमें जो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दे, मान लीजिए हमने क्या कर लिया, उसमें राजमा में पहले नमक डाल दिया, तो 12th में आप पढ़ेंगे जब हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल, तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। अब जो पानी 100 पे बॉयल कर रहा था वो उसका 150 पे बॉयल करे। अब जो आप हीट दे रहे हैं उसको 100 पे, वो पहले यूटिलाइज कर रहा था पानी को बॉयल करने के लिए। अब 100 से लेकर 150 तक जितनी हीट दोगे आप, वो सारी किसको मिलेगी, वो जो उसके अंदर मटेरियल डाला होगा, रॉ मटेरियल, उसको पकने में लग जाएगी। 150 के ऊपर जाके वो हीट जब वो यूटिलाइज होगी किसमें, बॉयल करने में। तो बॉइलिंग पॉइंट रेज करने से कुकिंग क्या होती है, फास्ट होती है। प्रेशर कुकर में भी यही कंसेप्ट लगता है। आपने प्रेशर लगा के ऊपर से ढक्कन लगा के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है। लिक्विड तब बॉयल करता है जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसके बराबर हो। हवा का प्रेशर 760 था, ढक्कन लगाया, हो सकता है ढक्कन लगाने से वो 1500 mm हो गया हो। अब लिक्विड को बॉयल करने के लिए 1500 mm तक पहुंचना है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कुकिंग फास्ट हो जाती है प्रेशर कुकर में। इसी वजह से कुकिंग जल्दी होती है। ये भी आपको इंटरव्यू या वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा फैक्टर आपको मैंने बताया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंटरमॉलिक फोर्सेस क्या होती हैं, वीक हो जाती है। इंटरमॉलिक फोर्सेस वीक होंगी तो नंबर ऑफ वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक फोर्सेस जब भी वीक होंगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये याद रखना है। तो अगर आपके पास दो लिक्विड है ए और बी, एक का वेपर प्रेशर, एक में इंटरमॉलिक फोर्सेस वीक है, दूसरे में स्ट्रांग है, जिसकी इंटरमॉलिक फोर्सेस वीक है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, तो इसलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो जी आपने फैक्टर जो है वो याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है कोई इंप्योरिटी ऐड करने से। जब हम बच्चे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई ऐड करते हैं, उसका भी लॉजिक रहता है कि उसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जो हम आगे करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम एक और फैक्टर करेंगे कि एडिशन ऑफ सॉल्यूट जो होगा सॉल्वेंट में, या तो हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, जो वेपर में जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और जो वेपर में नहीं जाता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। जैसे हम कैरोसिन ऑयल ले, कैरोसिन ऑयल जो होता है वो उड़ जाता है, वेपर स्टेट में चला जाता है, दैट इज वोलेटाइल। और हम उसकी जगह नमक ले लें, अगर नमक आप बाहर रखोगे 4 दिन के बाद भी आएंगे, वो नमक उतना ही रहेगा, वो कंज्यूम नहीं होगा, अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। बट अगर आप पानी का पतीला जो है, बर्तन आप बाहर रख लो, बाल्टी रख लो भर के, 4 दिन के बाद आओगे, वो अपने आप पूरा का पूरा पानी उड़ गया होगा, कहाँ चला गया, वो वेपर में चला गया, गैसेस स्टेट में। बट नमक नहीं जाएगा, चीनी नहीं जाएगी। तो नमक चीनी ये क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो उससे पहले हम पहले कंसेप्ट कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो आप समझ गए अब, तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, जो हवा का प्रेशर है, या अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन लगाया है तो अब हवा का प्रेशर तो नहीं, अब ढक्कन का प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। अब देखिए जो वेपर्स हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो आपके ऊपर लिक्विड की सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही है, आपने उसको ऊपर उठाना है। जब तक आपके अंदर उतनी फोर्स होगी नहीं, जैसे आपने अपने सर पे ऊपर बोरी रखी है, बोरी जो है वो फोर्स लगा रही है अपने सर के ऊपर, आपने उस बोरी को ऊपर उठाना है। अगर आपके अंदर उतनी फोर्स होगी जितनी बोरी जो है, बैग जो है आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उससे ज्यादा फोर्स आपके पास होगी, तभी आप बोरी को ऊपर उठा पाएंगे। उससे पहले आप उसको उठा नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा जब पानी को आप गर्म करते हैं तो एक स्टेज आते हैं जब पानी ऐसे ऊपर जंप करना शुरू करता है, दैट इज बॉइलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे तो पानी अपने आप वेपर्स बनते हैं बट बॉयल नहीं करता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क है। इवेपोरेशन होती है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, वो अपने आप होती रहती है, आप
बर्तन में पानी डाल के रख दो, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जिनकी एनर्जी बढ़ती है वो चलते फिरते हैं, चले जाते हैं बाहर वेपर स्टेट में जाते हैं, इवेपोरेशन। बट बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग कब होती है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। आपने लिक्विड को टेम्परेचर दिया, इंक्रीज किया, हीट की, आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया पानी, गर्म करते गए उसकी एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, अब नंबर ऑफ वेपर बढ़ते गए। एक स्टेज ऐसी आई जो ऊपर प्रेशर लग रहा था हवा का, जहाँ जो ढक्कन का प्रेशर लग रहा था, उस प्रेशर से आप इस लिक्विड के जो वेपर स्ट्राइक कर रहे हैं वो प्रेशर ज्यादा हो गया, अब ये ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, दैट इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जो पॉइंट होता है याद रखना है, अपने जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना अपना वेपर प्रेशर हाई होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होता है। मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर 300 है, तो 300 से कहाँ पहुंच रहा है, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही पहुंचना है 760, उसको हीट करना पड़ेगा। और उसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 300 की बजाय 600 होता, ज्यादा है, हाई है, तो जल्दी पहुंच जाएगा 760। अगर 300 वाले को 760 पहुंचना है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो जितना वेपर प्रेशर लो होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो सारी बॉइलिंग पॉइंट अपने वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो ऊपर वाला प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो जितना हाई होगा, जैसे ढक्कन लगाया, ढक्कन का वेट क्या था, वो पड़ा, उसका प्रेशर पड़ा 1100 mm, फिर आपने मोटा ढक्कन लगा दिया, उसका पड़ा 2000 mm। तो पानी तो तभी बॉयल करेगा जब वो 1100 mm के पास पहुंचेगा या 2000 mm के पास पहुंचेगा। तो 1100 जल्दी पहुंचेगा, 2000 लेट पहुंचेगा, तो 2000 वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो जितना बाहर का प्रेशर हाई होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जितना लिक्विड का अपना प्रेशर लो होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो बाहर वाले प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, और अपने के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि सल्यूट, जब हम सल्यूट क्या होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, सोल्यूशन कैसे बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे पानी में नमक घोल लिया तो मिक्स हो जाता है तो बन गया सोल्यूशन। पानी जो ज्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में है नमक उसको सल्यूट बोलते हैं। साल्ट जो है वो सल्यूट का काम करेगा। अब जब पानी में हम क्या डालते हैं, ये पानी ले लिया हमने, इसमें सोल्यूशन लाया हमने नमक का, तो नमक के मॉलिक्यूल मैं रेड कलर से डाल रहा हूँ जी, बीच में घुल गया, हमें ऐसे दिखते नहीं है उसमें नमक के मॉलिक्यूल आपको। अगर सोल्यूशन बन गया तो नहीं, ये नहीं दिखेगा आपको ये पानी है, ये नमक है, आपको एक जैसा ही दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है। मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो कर दिए। अब पहले यहाँ पे मान लीजिए पानी ही था, आपने नमक नहीं ऐड किया था, साल्ट इसमें ऐड नहीं किया था, तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल ही थे। मान लीजिए लिक्विड का सरफेस एरिया इतना ही है कि 1000 मॉलिक्यूल ही ऊपर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो पहले 1000 किसके मॉलिक्यूल थे, पानी के। अब 1000 सरफेस से बाहर जा रहे थे, 1000 वापस आ रहे थे, ऐसा सपोज करके चल लीजिए। तो 1000 मॉलिक्यूल के टकराने से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था। अब क्या हुआ, जब आपने नमक डाल दिया, अब सरफेस के ऊपर नमक के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे ऐसे करके। अब नमक के मॉलिक्यूल जो है उनके आने की वजह से सरफेस के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर कैपेसिटी ही कितनी की है, 1000 मॉलिक्यूल ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 500 किसके आगे हैं, पानी के, और 500 हो गए किसके, नमक के, साल्ट के। अब नमक जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो तो जाएगा नहीं वेपर बन के। अब वेपर बन के कौन जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल ही जाएंगे। पहले 1000 जा रहे थे, अब कितने जा रहे हैं, अब 500 ही जा पाएंगे। 500 जाएंगे तो सपोज कर लीजिए 500 ही वापस आ जाते हैं। तो पहले 1000 स्ट्राइक कर रहे थे स्पेस के ऊपर, अब 500 स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अब फोर्स कम हो जाएगी, अब जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए राजमा उबालने से पहले हम उसमें नमक डाल देते हैं। क्यों? नमक डालने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कुकिंग फास्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना, रॉ मटेरियल जल्दी पक जाता है। तो ये कंसेप्ट है, ये फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वो डिपेंड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में, इस जो लिक्विड लिया है इससे स्ट्रांग है, कम है, वीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर जनरली वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा।
तो ये ध्यान रखना है, अगर हम वोलेटाइल फ्लूइड ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जनरली बढ़ जाता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, अदर फैक्टर भी देखने पड़ते हैं। बट नॉन वोलेटाइल फ्लूइड ऐड करने से श्योर होता है, आपने रहना है कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 12th में भी आपको आएगा, वहां पे रॉड्स लॉ हमने स्टडी करना है, पर पहले आपको वेपर प्रेशर ही स्टडी करना पड़ेगा।